अदा की है। बता दें कि इस दौरान कई जगहों पर कुछ लोगों ने काली पट्टी लगाकर ईद की नमाज अदा की, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पूर्णिया में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्णिया मेडिकल कॉलेज स्थित ईदगाह में लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी और वक्फ बोर्ड में संशोधन के विधेयक का इन लोगों ने विरोध जताया है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां वक्फ संशोधन विधेयक का लगातार जो विरोध है कई जगहों पर इस नमाज के दौरान, वो भी देखने को मिला है। जहां देखिए ये नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना एक विरोध भी इन लोगों ने जताया है। तो ईद की नमाज की तस्वीर और देखिए ये पूर्णिया की तस्वीर आपने देखी। अब आपको एक नालंदा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी कुछ हाल ऐसा ही रहा, जहां वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में नमाजी आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसको लेकर के कई सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच देखिए अपने बाहों पर काली पट्टी ये नमाजी बांधे हुए है और इन सब के बीच ये नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये ईद बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल भी जरूर खड़े हो जाते हैं। तो ये तस्वीर है जहां नालंदा जिले के सभी ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज अदा की। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में यहाँ के मुसलमानों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज अदा की। ईद को लेकर यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए इस वक्फ संशोधन विधेयक का जो विरोध है वो कई स्तरों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर के ये भी लगातार कहा जाता रहा कि इस पर सियासत जो है वो खास करके हो रही है और ऐसे में मुसलमानों को भड़काया भी जा रहा है, उनमें भ्रम डालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद के नमाज के वक्त काली पट्टी बांधी। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहां लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। तो ये तस्वीर जो है चाहे वो नालंदा की हो, पूर्णिया की हो, भोपाल की हो और देश के कई अन्य हिस्सों से भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए आज दिखाई दिए हैं। तो देखिए ईद की नमाज हो रही है, लेकिन इस ईद की नमाज में आखिर काली पट्टी का क्या काम और इस तरीके से विरोध जताना कितना जायज, यह हालांकि सवाल है और इस पर लगातार जो सियासत है वो भी तेज हो चली है। लेकिन पर्व के बीच अगर सियासत हो तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठते हैं। तो देखिए मस्जिद और ईदगाह की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वक्फ पर आर पार अब दिखाई दे रहा है और देखिए मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर जो पट्टी है उसके साथ यहां पर नमाजी पहुंचे वक्फ संशोधन बिल का ये लोग विरोध जता रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि काली पट्टी बांधकर इन लोगों का ये विरोध देखने को मिल रहा है और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर काली पट्टी के साथ ये युवा पहुंचे हैं, नमाजी ये पहुंचे हैं जहां इन्होंने नमाज अदा की है। संशोधन को सरकार का हस्तक्षेप इन लोगों ने करार दिया है और कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आई है। अब दिल्ली के जामा मस्जिद की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली के जामा मस्जिद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां कुछ नमाजी काली पट्टी बांध करके अपना वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और एक संकेत भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है दिल्ली के जामा मस्जिद की, जहां कुछ लोगों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज अदा की है और वक्फ में संशोधन के विधेयक का विरोध किया है। तो इसके साथ साथ हम तीन तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भोपाल
मऊ यूपी और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की, जहां देखिए किस तरीके से, क्या ये सुनियोजित तरीके से ऐसी कोई संदेश फैलाई गई, ऐसा कोई संदेश दिया गया कि जब नमाजी नमाज करने के लिए पहुंचे तो ये काली पट्टी बांध करके विरोध जताए। जाहिर सी बात है कि पूरे देश में इस संशोधन विधेयक को लेकर के सियासत तेज है। कई ऐसी जो पार्टियां हैं वो इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उतर आई है, तो इस बीच ये नमाजियों की तस्वीर भी। तो देश के कई हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस तस्वीर को देख करके आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध ये कुछ लोग जता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर अगर सियासत की जाए, क्योंकि पर्व का माहौल है, खुशी का माहौल है और ऐसे में आप इसको सियासत से जोड़ते हैं तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मुस्लिमों के लिए ही ये संशोधन विधेयक है। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता ने, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन कुछ लोग काली पट्टी लगा करके ईद मना रहे हैं। वो कुछ लोग होंगे जो काली पट्टी लगा रहे होंगे। नमाज खुदा और बंदे के बीच का मामला है, ये इबादत है और काली पट्टी लगाना सियासत है। तो जो लोग काली पट्टी बांध रहे हैं वो नमाज के दिन भी सियासत कर रहे हैं। अरे नमाज को छोड़ दो, एक दिन सियासत करना है काली पट्टी का, पूरा काला कपड़ा पहन लो, कोई रोक रहा है? लेकिन नमाज के दिन काली पट्टी लगाना ये कहाँ जायज़ है? जिन लोगों ने किया है वो सही नहीं किया। लेकिन मैंने पार्लियामेंट के सामने जो जामा मस्जिद है उसमें नमाज अदा की, वहाँ पर कैमरा के भी लोग थे, एक भी काली पट्टी नहीं थी। इसका मतलब जिसने नहीं लगाई वो काली पट्टी वाले कम हैं और नहीं जिन्होंने बिना काली पट्टी की नमाज अदा की वो ज़्यादा है। वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में गलतफहमी ज़्यादा पैदा की जा रही है। आज ईद का दिन है, बड़ी तादाद में लोग घर पे होंगे, आपके चैनल के ज़रिए हमारी बात सुनेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसमें न एक मस्जिद जाएगी, न एक कब्रिस्तान जाएगा, न इसके अंदर खानका जाएगी, न वक्फ की जायदाद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा। ऐसा प्रचार हो रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ की जायदाद को और मजबूती देने वाला है। हाँ, ये है कि वक्फ कहीं नाजायज़ दावा भी नहीं कर पाएगा। ये ज़रूर उसमें कहा गया कि वो जो पावर थे कि किसी को भी वक्फ की जायदाद बता देना, लोग तो पार्लियामेंट को भी बता रहे थे। तो इसको लेकर हंगामा वैसा ही है जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में प्रचार हो गया था कि ये नागरिकता मुसलमानों की चली जाएगी। और देखिए, ईद के मौके पर जो सियासी रंग है वो भी देखने को मिल रहे हैं और इस बीच एक पटना से तस्वीर सामने आती है जहां जेडीयू के एमएलए से गुलाम गौस वो जाकर के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि मुलाकात किस तरीके की है तो उनका ये कहना है कि पर्व त्योहार में हम मिलते रहते हैं, इसके कोई सियासी मायने नहीं है, वो एक दूसरे के पर्व त्योहार पर मिलते हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल का लालू प्रसाद विरोध कर रहे हैं। इस बीच गुलाम गौस का उनसे मिलना सवाल खड़े कर रहा है। रमज़ान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है और 11 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। आपने एक बात नहीं कही। अब आपको फुलवारी शरीफ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की है। काफ़ी संख्या में यहां पर नमाजी जुटे थे और इस बीच सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर रखे गए थे। बता दें कि नमाज के कारण सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। खानकाहे मुजीबिया में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी और अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी। यहाँ नमाज में जेडीयू नेता श्याम रजक, आरजेडी नेता एजाज अहमद समेत कई और नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
के मौके पर सबसे बड़ा संदेश है कि नफरत के माहौल से निकल के मोहब्बत की राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रख करके जो तकवा परहेजी के साथ लोग कहीं ना कहीं ईद की खुशियां मनाते हैं, ईद की खुशियों को और दुगना करने की जरूरत है। गंगा जमनी संस्कृति को मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम तो ठहरे परदेसी, वादा क्या निभाओगे, ये पोस्टर है। ये और आरजेडी ने ये पोस्टर लगाया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के सवाल उठाया गया है और कई सवाल जो हैं वो उनसे पूछे गए हैं और लिखा गया है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह वादा कब निभाएंगे। इसके साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग का भी जिक्र इस पोस्टर में किया गया है। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। उनके जाने के बाद आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। यहाँ देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा सा पोस्टर और पोस्टर के ऊपर तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे अमित शाह नजर आ रहे हैं और एक पर्ची उनके हाथ में, कई स्लोगन उस पर लिखा हुआ है। उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएगा, 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार कब मिलेगा, काला धन कब वापस आएगा, किसानों की आय दुगनी कब तक होगी। और यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं और आरजेडी कार्यालय के बाहर ये जो पोस्टर है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथन भी यहाँ दर्शाई गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी पधारे हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए ना। यानी कहीं ना कहीं इस पोस्टर के माध्यम से कटाक्ष किया गया है और कई ऐसी मांगे हैं जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए दर्शाती है। उन मांगों को यहाँ दिखाया गया है और अपनी बात जो आरजेडी की तरफ से वो इस पोस्टर के माध्यम से रखी गई है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, रोजगार हो, तमाम इन मुद्दों को यहाँ अमित शाह के पोस्टर के साथ उन मुद्दों को लिखा गया है और कहा गया है कि वादा कब निभाओगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इस बीच शिवहर से बड़ी खबर है जहां पर दुकानें बंद रखी गई है और आप जब वजह जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक अफवाह फैली और इस अफवाह की वजह से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। बता दें कि ये अफवाह फैली कि जीएसटी और ईडी की छापेमारी होने वाली है और इसी अफवाह के बाद आज दुकानें बंद हैं। डर से दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। हालांकि जिला प्रशासन ने दुकानदारों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और दुकान खोलने को कहा है। और दरभंगा से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी जब वो मंदिर से लौट रहे थे और इस मामले में पुलिस भी लगातार एक्शन में है और इस मामले में कार्रवाई की गई है। खबर है कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के पछियारी गांव में कलश स्थापना से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है जबकि 45 लोग नामजद हैं। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है जिसके बाद से स्थिति सामान्य है। पुलिस के अनुसार मुर्गा मारने की अफवाह के बाद पथराव हुआ था। लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों ने कर दिया। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कभी कोई स्थिति अब वहाँ पर ऐसी कुछ नहीं रह गई है। और जो स्थानीय हमारे चौकीदार थे, पदाधिकारीगण जो वहाँ पर गए थे, उनके द्वारा जिन लोगों को पहचाना गया उनको स्पॉट से ही अरेस्ट करके लाया गया है और जिनकी पहचान एस्टेब्लिश्ड है उनको नेम्ड एक्यूज्ड बनाते हुए कुल 45 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जो सुसंगत धाराएं हैं संबंधित। और वीडियोग्राफी को एग्जिबिट कर लिया गया है जो वहाँ पर हमारे चौकीदार के द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी। तो दरभंगा से तस्वीर सामने आई थी जिस तस्वीर के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए और इस खबर को हमने भी प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई, कैसे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उन पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, जहां पर ईंट पत्थर रोड़ेबाजी की जाती रही। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, जब ये तस्वीर सामने आई सवाल कई उठे, पुलिसिया कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी?
विपिन, आवाज आ पा रही है? क्या पुलिसिया कार्रवाई है इस मामले में? जी जी, पुलिस की कार्रवाई करें तो शुरू है, क्योंकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छापेमारी भी की है। नामजद अभियुक्त हैं, 45 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और लोगों को जो वीडियो जिनकी तस्वीर आ रही है वीडियो में, उनकी भी छानबीन की जा रही है, उनकी नाम का भी पता किया जा रहा है। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जो स्थिति है गांव का वो अभी सामान्य है, शांत है। लोग ईद भी मना रहे हैं और जिसके बाद पुलिस चौकसी भी वहां बरती जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और पटना के पालीगंज से बड़ी खबर, जहां एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद चल रहा था और इसी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। खबर है कि लाला भटसारा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपसी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है। मृतक की महेंद्र सिंह के बेटा संतोष कुमार उर्फ फुदन सिंह के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने बताया कि संतोष कुमार पहले लाल मोहन मिस्त्री की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट चुका था। 11 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बदले की भावना से हत्या की गई है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। और छपरा से इस बीच बड़ी खबर, जहां बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की सामने आई है, जहां मंडल कारा से कैदी के फरार होने की खबर है। बता दें कि देर रात जेल से कैदी फरार हो गया। चोरी का आरोपी कैदी नीतीश कुमार था जो फरार हो गया। सिवान के गोरिया कोठी का यह आरोपी था। 15 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई थी। फरार कैदी की गिरफ्तारी में अब पुलिस जुटी हुई है, लेकिन मंडल कारा की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक कहेंगे। खबर बेगूसराय से है, जहां पर पुलिस पर आरोप लगे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के कई जो तर्क है वो भी पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। बता दें कि खुदकुशी का एक मामला सामने आया था, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। बता दें कि खबर बेगूसराय के बछवाड़ा से है, जहां मजोशडी गांव में 2 दिन पहले चाची और भतीजी ने आपसी विवाद में खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में घर वालों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में पुलिस को जब सूचना मिली तो मृत महिला के पति बालमुकुंद सिंह को पूछताछ के लिए थाने ले गई। थाने में बालमुकुंद सिंह की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने बालमुकुंद सिंह को परिवार वालों को सौंपकर इलाज कराने को कहा। इलाज के दौरान बालमुकुंद सिंह की मौत हो गई। परिवार वाले पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एसपी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। 2 फांसी लगा करके जो मर गई, उसमें पुलिस इतना दबाव बना रहा है, जो हम लोग क्या बना है, हम लोग कटिहारी नहीं जाएंगे आज के बाद किसी के लाश के साथ। गांव में कोई मरेगा तो हम उसके साथ कटिहारी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। हमको उतना पैसा नहीं है जो पुलिस को पैसा दे के हम बरी हो, और रोज मरेगा, रोज हम कितना पैसा पुलिस को देकर हम बरी होने के लिए जाएंगे। इसलिए पुलिस के भय से हम लोग कटिहारी जाने के लिए तैयार नहीं। भतीजी चाची और जैधी दोनों आपस में लड़ाई की है, और लड़ाई करने के बाद फांसी लगा ली। हम लोग उनके चाची जो मृतक स्त्री थी, उनके ससुराल ननिहर वाले को बुलाया गया। उनके बाप भाई और ग्रामीण 10-20 लोग आए और बोले क्या, जब आत्महत्या कर ही लिया है तो इसको दाह संस्कार कर दिया जाए। सब जाके दाह संस्कार कर दिया। तत्पश्चात पुलिस 2 दिन से बहुत आके यहाँ छानबीन कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे जो आग दिए हैं अपने माँ को, उनको भी बहुत परेशान किया गया। बीती रात को पुलिस आई और मृतक के पति बालमुकुंद सिंह को पूछताछ के बहाने बछवाड़ा थाना ले गई। और 1 घंटे बाद कुछ ग्रामीण गए वहाँ, तो पुलिस ने कहा कि इसको ले जाइए इलाज के लिए। जब बालमुकुंद सिंह यहाँ से गए थे, चल के गए थे, बोलते हुए गए थे, और वहाँ बेहोशी अवस्था में ग्रामीणों को पुलिस ने सौंप दिया और ये हॉस्पिटल जाने के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया। और नोएडा में हुए लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज की गई है। हालांकि सवाल ये है कि जब पहचान हो चुकी है, नाम पता है, तो आखिर एफआईआर में आरोपी दीपक का नाम क्यों नहीं है? नाम पता होने के बाद भी एफआईआर में अज्ञात लिखा हुआ है। घायल व्यक्ति के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान का रहने वाला आरोपी है। कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या, देख उधर
पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। हाँ भैया पुलिस को बुलाओ। ना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या? देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। हाँ भैया पुलिस को बुलाओ। हम बैठे थे दोनों आदमी, तो बैठ कर खाने भी बना कर खा रहे थे, और उधर से आया जैसे लग रहा है कि पगला के जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग को उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए, तो इसमें चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 126 स्थित थाने पे हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं बेहद आलिशान और बेशकीमती वो कार जिससे कल एक हादसा हुआ, और हादसे में 2 मजदूर बेहद गंभीर हो गए। इस कार को दीपक नाम का एक ब्रोकर जो है वो चला रहा था, जो पेशे से रियल एस्टेट का काम करता है, और वो इस कार को खरीदना चाहता था। और जिस तरह से इस कार के अगर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इस कार का जो मालिक है वो मृदुल नाम का एक शख्स है, जो एक बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है, और उसके नाम से कार है। लेकिन दीपक इस कार को खरीदना चाहता था, और इसके लिए वो टेस्ट ड्राइव कर था। टेस्ट ड्राइव के दौरान ही इस कार की जो स्पीड है, ये तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस कार की स्पीड बताई जा रही है। उस वक्त में 2 मजदूर इस कार के सामने आ गए और जो इस हादसे का शिकार हो गए। और उन दोनों अगर घायल शख्स की अगर बात करें तो डिजेन रविदास और रामप्रभु का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। और जिस तरह से ये पूरा हादसा आया है, ये हादसा देखा जा सकता है इस कार के भी जो काफ़ी इसका अच्छा खासा जो असर जो है इस पर हादसे के बाद इसको देखा गया है। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला पुलिस के सामने आया है, नोएडा की जो सेक्टर 126 थाना की जो पुलिस है वो अब इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। और ये जो पूरा मामला है ये 30 तारीख को ये हादसा हुआ था, और जिस तरह से बाकायदा ये सेक्टर 94 के पास में ये हादसे का शिकार हुआ। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर अब विस्तार से तफ्तीश की जा रही है कि जिस वक्त में दीपक इस कार को चला रहा था उस वक्त में किस तरह से वो इस कार को बाकायदा इस कार में और कौन कौन से लोग थे, इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि दीपक की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और मृदुल की अगर बात करें तो मृदुल से भी बाकायदा इस मामले में उसका जो बयान है वो लिया जाएगा कि किस तरह से उसने दीपक को कार दिया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है नोएडा पुलिस इस मामले पर विस्तार से फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, आखिर एफआईआर में क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरीके से गड़बड़ी हुई है? देखिए, जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था इस मामले में नोएडा पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर में जो आरोपी का नाम है, आरोपी का नाम नहीं है बल्कि उस जगह पे अज्ञात शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे समझना होगा कि अज्ञात शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ आरोपियों का नाम शामिल किया जाता है और बाद में ऐसी गुंजाइश होती है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ सकता है, तब अज्ञात शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य एफआईआर के एक प्रारूप होता है। लेकिन यहाँ पर मौके से ही जो कार ड्राइवर है उसको पकड़ा जाता है, मौके से ही आम लोगों के द्वारा आरोपी को पकड़ा जाता है जो कार चला रहा था, जिसका नाम दीपक बताया गया, और बाद में उसकी गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन एफआईआर में दीपक का नाम का जिक्र नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मौके से ही पकड़ा गया है और आरोपी का नाम की जानकारी जब पुलिस को थी तो उसके बाद उसका नाम उस एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हालांकि उस वक्त में, जिस वक्त में हादसा हुआ था, शाम के 4 से 5 बजे के बीच में जब मजदूर अपने दफ्तर से अपने घर की ओर जा रहे थे, उस वक्त में ये तेज रफ्तार से जा रही जो कार है, बिल्कुल शंकर, एक और जानकारी लेना चाहेंगे। जो घायल मजदूर है झारखंड का, वो किस गांव का, कहाँ का रहने वाला है, कुछ जानकारी है? जो घायल मजदूर है, देखिए ये दोनों मजदूर जो हैं ये मूल रूप से झारखंड का साहिबगंज का रहने वाला है। और साहिबगंज के इलाके की अगर बात करें तो साहिबगंज का जो वहाँ पे तमाम उनके परिजनों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है कि वो जिस गांव का रहने वाला है, उसके जो एक आरोपी है, आरोपी के बारे में हालांकि बताया गया है कि आरोपी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। लेकिन इसके पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित में दिजना रविदास जो एक शख्स हैं उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर किया गया है।
दिजना रविदास जो है उनका बेटा भी इस हादसे में घायल हुआ है और ये मूल रूप से ये साहिबगंज के रहने वाले हैं। और हालांकि इस मामले में जो इनके गांव की अगर बात करें तो ये साहिबगंज में एक स्थान है सलबितानी टिप्तर, जो एक साहिबगंज का ही एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला है। और साथ में कुछ और भी जो लोग घायल हुए थे वो लोग सब एक झारखंड के ही रहने वाले हैं, लेकिन 2 मजदूर जो हैं वो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों मजदूर मूल रूप से साहिबगंज जिला के रहने वाले हैं। तो इस मामले में उनके परिजनों को जानकारी दी गई है। उसके बाद उनके परिजन जो है वो पहुंचे हैं और इनका जो गांव है, एक पीड़ित है उसका गांव का नाम है जौररिया, वहाँ का रहने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर दोनों जो घायल हैं उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है इस मामले में नोएडा के सेक्टर 94 के पास में ये हादसा हुआ था। बिल्कुल, तो एक बड़ी घटना और इस बीच एफआईआर को लेकर भी कई गड़बड़ियां सामने आई, सवाल कई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए शंकर आपका। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी। मीरा सफीर। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम पेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया और इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया।